हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑप्शनल क्लास में। और हम पढ़ रहे थे दी लेटर वैदिक एज। तो ये जो इसका जो डेटिंग सिस्टम है ये है 1000 BC से 600 BC तक का। देखिए ये चीज़ आपको पर्टिकुलरली रिमेंबर रखनी है ऑलवेज। यू डोंट हैव टू फॉरगेट इट। इवन इफ़ यू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो आपके लिए जो है ना बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। आप अपने आंसर में एज अ फैक्ट के तौर पर इसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आर्यंस के ऑक्यूपेशन कितने प्रकार के थे और क्या ऑक्यूपेशन सबके लिए खुला था या नहीं था। वो सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में देख ली। और ड्रेसेस वगैरह भी आर्यन क्या पहना करते थे क्या नहीं पहना करते थे, यानी लेटर वैदिक पीरियड के जो पीपल थे उनके जो पहनावे के बारे में भी हमने सारी चीज़ें पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोसाइटल एस्पेक्ट से कि लेटर वैदिक पीरियड के दौरान सोसाइटी किस प्रकार की होया करती थी। तो उसमें क्या कितने प्रकार के नॉर्म्स वगैरह हुआ करते थे, क्या नॉर्म्स हुआ करते थे या नहीं हुआ करते थे। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। तो देखिए लेटर वैदिक सोसाइटी जो ना कुछ इस प्रकार थी कि यहाँ पर जो सोसाइटल नॉर्म्स थे ना वो कहीं ना कहीं अब एंटर कर चुके थे। पहली बार सोसाइटल नॉर्म्स आए थे। वहीं पर हमने जो अर्ली वैदिक पीरियड था वहाँ पर देखे थे कि कुछ खास सोसाइटल नॉर्म्स नहीं थे। ठीक है, वहाँ पर जो सोसाइटी ना कहीं इगैलिटेरियन थी और वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि क्या अर्ली वैदिक सोसाइटी पैट्रियार्किकल थी या नहीं थी। मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरी वीडियो जो नहीं देखी है अर्ली वैदिक सोसाइटी के तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। मैं उसका जो लिंक है वो वीडियो स्क्रीन पर ही लास्ट में शोकेस कर जाएगी आपको, देन यू कैन वॉच दैट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए अर्ली वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि जो कुलप्पा हुआ करता था फैमिली का वो कहीं ना कहीं ग्रैंडफादर हुआ करते थे। मगर आज इस समय यानी लेटर वैदिक सोसाइटी में ये सारी चीज़ें अब चेंज होने जा रही थी। इसीलिए जो लेटर वैदिक फेज है ना इसको कहीं ना कहीं एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कुलप्पा की उपाधि थी, कुलप्पा का जो डेजिग्नेशन था वो कहीं ना कहीं जो हेड ऑफ द फैमिली यानी फादर के पास पहुँच गया था। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। देखिए जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी वहाँ पर भी जॉइंट फैमिली सिस्टम था। अब यहाँ पर भी जॉइंट जो फैमिली थी ना वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस हुआ करती थी। यहाँ पर भी जो न्यूक्लियर फैमिली वगैरह थी वो कहीं ना कहीं नहीं हुआ करती थी। मगर अर्ली वैदिक पीरियड में जो कॉन्सेप्ट था फैमिली का वो कहीं ना कहीं जो वहाँ पर जो सिस्टम था यानी जो बेस्ड थी वो सोसाइटी कम्युनिटी जो बेस्ड थी वो पेस्टोरल सिस्टम पर थी। वहाँ पर भी साथ में ही रहा करते थे। मगर यहाँ पर चीज़ जो ना एकदम क्लियरिटी हो गई थी यानी क्रिस्टल क्लियर हो गई थी। यहाँ पर जॉइंट फैमिली का सिस्टम प्रैक्टिस किया जा रहा था। ठीक है, अब देखिए अब हमने धीरे धीरे चीज़ें देखी। वहाँ पर तो सबके जो मतलब क्लास थे बटी हुई थी किस बेसिस पर, वो आपको मुझे बताना है कि सोसाइटी जो थी वो किस बेसिस पर डिवाइडेड थी। यहाँ पर जो सोसाइटी थी वो कहीं ना कहीं जो डिवाइडेड थी वो 4 वर्णास में डिवाइड हो गई थी। ठीक है, अब जो 4 वर्णास थे उनको चतुर्वर्णा बोला जाता था, चतुर्वर्णा सिस्टम। अब यहाँ पर वर्ण का मतलब है कलर। ठीक है, ये चीज़ स्पेसिफिक चीज़ है दैट यू हैव टू रिमेंबर इन ऑर्डर टू कोट इन योर आंसर। ठीक है, अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमें 10th मंडला ऑफ ऋग्वेदा। देखिए मंडला के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। आगे जो भी जानकारी है मंडला के रिगार्डिंग वो हम जब लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। अब ये जो 10th मंडला था इसको पुरुष सुक्ता हिम बोला जाया करता था। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें सोसाइटी से रिलेटेड हमें मिलती हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें किसने बनाई थी, कौन लेकर आते हैं सारी चीज़ें, प्रजापति ब्रह्मा जिसे ब्रह्मा बोला गया है उसने ही जो वर्ण है उनका क्रिएट करा था। जैसे कि यहाँ पर ब्रह्मा के द्वारा ये कहा गया था कि चतुर्वर्णा सिस्टम में जितने भी कास्ट हैं जैसे कि ब्राह्मण्स वो ब्रह्म के यानी जो ब्रह्मा जी हैं उनके माउथ से क्रिएट हुए हैं और उनका जो कलर है वो वाइट है। ठीक है, और क्षत्रिय आम से ओरिजिनेट हुए हैं जो वॉरियर क्लास है, और जो ब्रह्मा हुआ करते थे ब्राह्मण हुआ करते थे वो प्रिस्टली क्लास हुआ करते थे। अब ये जो क्षत्रिय हैं वो आम से ओरिजिनेट हुए हैं जिनका कलर रेड दिया गया है इनको। ठीक है, और वैश्य आज कहीं ना कहीं ट्रेडर क्लास माना जाता था इन्हें, और ये ओरिजिनेट हुए थे थाई से, थाई यानी जांग।
और इनको येलो कलर दिया गया है। और शूद्र, अगर शूद्र की बात करें कहीं ना कहीं लास्ट में आते थे और इनको एज अ कॉमन पीपल माना गया है, बिकॉज दे हैव टू सर्व, उन्हें क्या करना पड़ता था, ये जो बाकी के 3 क्लास है ना इनको सर्व करना होता था। ठीक है, अब इनको ओरिजिनेट ये जो हुए हैं वो कहीं ना कहीं जो ब्रह्मा जी थे यानी ब्रह्म, उनके फीट से, और इनको जो कलर डेजिग्नेट दिया गया है वो कहीं ना कहीं ब्लैक दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं ऐसे भी फ्रेम होते हैं जहाँ से आप इनको ईजिली टैली कर सकते हैं अपने आंसर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कास्ट डिवीज़न नहीं था, क्योंकि कास्ट जो है ना कहीं लेटर फेज में आती हैं, मगर यहाँ पर जाति एंड गोत्राज आ गए थे। मगर वो जो डिवीज़न होता है ना एक प्रकार का कास्ट का, कि कास्ट बेस्ड सारी चीज़ें डिवाइडेड हैं, वो चीज़ें अभी यहाँ पर नहीं आई थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो हर वर्ण हुआ करता था उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी होती थी। अगर कोई भी वर्ण के रूल्स यानी वर्णा के रूल्स वगैरह वायलेट करता था तो उसको ये माना जाता कि वो दोबारा अगर बर्थ लेगा ना, यानी अगर उसका दोबारा जन्म हुआ, वो कहीं ना कहीं अगर एक वरना एक इंसान है यानी वो ब्राह्मण है, अगर उसने वर्ण सिस्टम का वायलेशन करा है तो वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो जन्म होगा वो क्षत्रिय बनकर जन्म लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करी जाती थी और ये सारी भावनाएं थी वहाँ पर। अब एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है, हमने सोसाइटी में ये तो देख लिया कि कितने प्रकार के वर्ण हुआ करते थे, मगर हमें ये भी तो देखना है कि आखिर आर्यंस जो थे वो किन किन चीज़ों में बिलीव करा करते थे। सिंपली अगर आर्यंस की बात करें, उनके बिलीव सिस्टम की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो हेल और हेवन में भी बिलीव करा करते थे, मगर जिसको इस प्रकार से माना गया कि ये एक तरह का एल्यूजन था, माया है। ठीक है, वो रिता यानी राइटियसनेस यानी एक यूनिवर्सल ट्रूथ, इसमें भी बिलीव करा करते थे, धर्मा में बिलीव करा करते थे, रीबर्थ में बिलीव करा करते थे, कर्मा में बिलीव करा करते थे। देखिए इनकी जो आज की जो प्रेजेंट मीनिंग है वो मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं कि रीबर्थ एक इल्यूजन के तौर पर माने जाते थे कि रीबर्थ होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर कोई मोक्ष प्राप्त कर लेगा तो वो कहीं ना कहीं रीबर्थ से उसकी जो मुक्ति है ना वो हो जाएगी, वो उसे दोबारा जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा माना जाता था कि अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय को एक और बार जन्म लेना होगा अगर उसे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, और वहीं पर वैश्य को 2 बार जन्म लेना होगा और शूद्र को 3 बार, तभी उसका जो रीबर्थ है वो स्टॉप हो सकता है। मगर ये सारी चीज़ें जो है ना आगे चलकर जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इमर्ज होते हैं ना कहीं ये सारी चीज़ें शैटर हो जाती हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण्स हैं ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के उदय में। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यहाँ पर कर्मा को भी बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि जो डीड्स अगर अब आपकी अच्छी होंगी तो कहीं ना कहीं यू विल गेट हेवन। ठीक है, और मोक्ष के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। ठीक है, सेल्फ अटेनमेंट, ये इसका मतलब क्या होता था, माइंड अंडर स्टेट ऑफ रेस्ट एंड ब्लिस, जिससे कि अगर आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया देन यू विल नॉट बी कंसीडर फॉर रीबर्थ, आप रीबर्थ के लिए कंसीडर नहीं करी जाएंगे, यानी आपको दोबारा जन्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर एक और जो बिलीफ था वो भी प्रिवेल था, जैसे कि जो क्षत्रिय हैं वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, वैश्य हैं वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, और शूद्र हैं वो तो मोक्ष कर ही नहीं सकते प्राप्त। ये सारी चीज़ें प्रिवेल थी, और ये सारे जो इनके जो डोर्स है ना यानी मोक्ष के जो डोर्स थे वो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स के लिए हमेशा ओपन हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो ना मतलब ये माना जाता था कि जो ब्राह्मण्स है ना वो ही मोक्ष को अटेन कर सकते हैं, ना कि और कोई। और वुमेन के लिए तो हमेशा के लिए जो दरवाजे थे मोक्ष के वो बंद थे, वुमेन तो कभी भी मोक्ष अटेन कर ही नहीं सकती। ठीक है, अब देखते हैं मैरिज का कॉन्सेप्ट क्या हुआ करता था। हमने ये चीज़ तो देख ली कि आर्यंस किस चीज़ में बिलीव करा करते थे, किस चीज़ में नहीं करा करते थे। देखिए मैं आपको सिंप्लीफाइड तरीके से लेकर आ रहा हूँ, एंड दीज नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट एंड एक्सेप्ट। और अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आपको एक तरीके से कहानी चाहिए सुनने के लिए, मैं आपको वो सुना तो देता हूँ, मगर आप ऑलरेडी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप आर.एस. शर्मा जो है एंशिएंट इंडिया की, देन यू कैन कंसीडर दैट वन। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब देखिए मैरिज का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब मैरिज होती कहीं ना कहीं जो मैरिज होती ना उसको एज अ सेक्रेट टाई समझा जाता है, 2 फैमिली के बीच में एक जो सेक्रेट टाई होता है ना, यानी एक तरीके से बंधन, जो मतलब पवित्र बंधन 2 फैमिलीज़ के बीच में। तो यहाँ पर जो मैरिज थी ना अब कंपलसरी हो चुकी थी। ठीक है, मैरिज कंपलसरी थी,
मोनोगेमी, मोनोगेमी यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, पॉलीगेमी भी एग्जिस्ट करती थी। देखिए अगर आपको मोनोगेमी पॉलीगेमी नहीं पता देन यू कैन चेक आउट माई प्रीवियस वीडियो, जब मैंने अर्ली वैदिक पीरियड में ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। पॉलीएंड्री जहाँ पर वुमेन को अलाउ था कि वो एक से मतलब जो दो मर्द है ना उनसे शादी कर सकते थे, दो मैन से शादी कर सकते थी, मेल से शादी कर सकते थे। मगर यहाँ पर एक और चीज़ हमें देखनी है कि यहाँ पर वुमेन को खाली जब ही अलाउड था अगर उसका पति मर जाता है तब वो किसी जो उसका जो डेड हस्बैंड है ना उसका भाई है उससे शादी कर सकते थे। ठीक है, अब जो फर्स्ट मैरिज थी ना वो कहीं ना कहीं सेम वर्ना से होनी चाहिए थी, क्योंकि फर्स्ट मैरिज हमने देखा कि जब हमने फर्स्ट वीडियो में लेटर वैदिक पीरियड की मैं ज्योग्राफी के बाद कुछ सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज डिस्कस करी थी, तो वहाँ पर किंग ने 4 वाइफ से शादी करी थी, जिसमें थी एक जो सेम वर्ना गर्ल जिसको माहिषी बोला गया था, दूसरी क्या थी वो आप मुझे बताओगे तीनों की तीनों। ठीक है, वहाँ पर जो तीनों थी ना वो जो सेम वर्ना गर्ल थी वो माहिषी हुआ करती थी, यानी चीफ क्वीन। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देख ली। अब जो एज थी मैरिज की वो कहीं ना कहीं गर्ल्स के लिए 16 हुआ करती थी और बॉयज़ के लिए 17 हुआ करती थी। ठीक है, अब यहाँ पर विडो रीमैरिज कहीं ना कहीं कंपलसरी बन गई थी, वो भी ब्रदर जो डेड हस्बैंड है ना उसके साथ। अब यहाँ पर उभर कर आती हैं 2 प्रकार की मैरिजेस, क्योंकि जब मैरिज का कॉन्सेप्ट चल ही रहा है, कंपलसरी बना दिया, तो कहीं ना कहीं मैरिज का भी तो कॉन्सेप्ट सबके लिए अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 प्रकार की मैरिज उभर कर आती हैं, जैसे कि पहली होती है अनुलोमा और प्रतिलोमा। अनुलोमा में क्या होता है कि एक जो लोअर वर्ना गर्ल होती है वो हायर वर्ना बॉय से शादी करती है। ठीक है, तो इसको बोला गया है अनुलोमा। और प्रतिलोमा में लोअर वर्ना बॉय हायर वर्ना गर्ल से शादी करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको रिमेंबर रखनी है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ जो आपको यहाँ पर समझनी है कि यहाँ पर टाइप्स उभर कर आ गए थे मैरिज के। ठीक है, जिसमें 8 प्रकार के टाइप्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले, और ये सारे सोर्सेज मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो हो उसे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको क्लियरली बता रखे कि जो ऋग वैदिक पीरियड है उसके लिए हम कौन सा सोर्सेस यूज़ करते हैं, क्योंकि ऋग वैदिक पीरियड 2 भागों में बटा हुआ है, जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड है और लेटर वैदिक पीरियड है। तो यहाँ पर अर्ली वैदिक पीरियड है उसके लिए तो हमारे पास ऋग्वेदा हैगा। ठीक है, ऋग्वेदा है, मगर वहीं पर अगर हमें लेटर वैदिक डिस्कस करना है तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे सोर्सेस हैं, लाइक जो अदर जो हमारे वेदास हैं वो भी हैं, महाभारत रामायण, तो ये सारे सोर्सेस हैं हमारे पास लेटर वैदिक पीरियड को डिस्कस करने के लिए। तो देखिए 8 टाइप की मैरिजेस यहाँ पर उभर कर आने लगी थी। पहली थी ब्रह्म मैरिज। ये कहीं ना कहीं एक सेरेमोनियल वे में जो आज के समय पर शादियाँ होती हैं ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल एक जो एक तरीका जो ब्रिज बन जाता है उसके बाद जो सेरेमोनियल वे में शादी करी जाती हैं उसको बोला जाता था ब्रह्म मैरिज। ठीक है, और वहीं पर देव मैरिज जो होता था वो कहीं ना कहीं जो एक हाउस होल्डर था वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी को एज अ फी के रूप में देता था कि हाँ ये आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक बनिया है, यानी एक जो वैश्या है, तो सॉरी वैश्याज हैं, तो मैं बनिया यानी कास्ट के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, यानी मान लीजिए एक हाउस होल्डर है, वहाँ पर जो ना एक शादी हो रही है, तो वहाँ पर शादी हो रही है तो उसने क्या कहा, यज्ञ वगैरह कराया अपने घर में, और उसके बाद फी के तौर पर अपनी बेटी को पृष्ठ के साथ शादी करा दी। तो ये होता था देव मैरिज। ठीक है, अब अर्शा मैरिज क्या हुआ करता था, एक तरीके से टोकन प्राइस, जैसे कि आप मान के चलिए 2 इंसानों के बीच में यानी 2 मैन के बीच में शर्त लगी कि अगर मैं जीता तो कहीं ना कहीं तो फिर जो है ना मुझे मेरी शादी जो है ना अपनी बेटी से करा देगा या अपनी जो भी सिस्टर वगैरह तो उनसे करा देगा, तो उसे अर्शा मैरिज माना जाता था। अब प्रजापतिया मैरिज क्या होती थी, देखिए इसमें क्या होता था कि जो डाउरी थी ना वो किसी और अदर फॉर्म में ना देकर काऊ साथ में भेजी जाती थी, तो इसको माना जाता था प्रजापति मैरिज। ठीक है, तो यहाँ पर अब गांधर्वा मैरिज की बात कर लेते हैं। देखिए गांधर्वा मैरिज एक तरीके से म्यूचुअल लव मैरिज हुआ करती थी। ठीक है, म्यूचुअल लव मैरिज जैसे कि हमने देखा जो दुष्यंत एंड शकुंतला की हमने कहानी सुनी है काफ़ी बार, कालिदास के पहले में हमने ये सारी चीज़ें देखी, तो यहाँ पर इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। तो एक तरीके से ये म्यूचुअल लव मैरिज थी कि दोनों आपस में प्यार करा करते थे, उसके बाद शादी हो गई। तो अब नेक्स्ट आती है हमारी असुरा मैरिज। असुरा मैरिज एक तरीके से परचेज, अगर कोई भी इंसान किसी भी चीज़ उसको परचेज कर लेता था, लड़की को, हाँ मैंने परचेज कर ली, तो उसके बाद वो उससे शादी कर लेता था, तो उसको असुरा मैरिज माना जाता था।
अब राक्षसा मैरिज का मतलब है कि अगर किसी ने एक लड़की को, एक फीमेल को कैप्चर कर लिया और उसके बाद उसकी बिना कंसेंट के उससे शादी कर ली, उसको असुरा मैरिज माना जाता था। वहीं पर पैशाचा मैरिज जो था उसको कहीं ना कहीं अगर किसी गर्ल को सेड्यूस कर यानी किडनैप कर उसके बाद उससे उसको सेड्यूस कर उससे मैरिज कर ली, उसको पैशाचा मैरिज माना जाता था। तो ये थी 8 प्रकार की मैरिजेस। तो चलते हैं आगे। देखिए आगे हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जो मैरिजेस थे ना कहीं ये सोसाइटी में एक्सेप्टेड सिस्टम था इनका, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैरिज थी वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के लिए करी जाती थी, रिप्रोडक्शन के लिए करी जाती है कि जितनी ज़्यादा बच्चे होंगे कहीं ना कहीं वेल्थ भी उतनी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पर फोकस करा जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करें, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटीज़ एक्सपेंड हो रही थी। और आगे हम देखेंगे कि जो जनपद हैं वो भी उभर कर आएंगे, यानी महाजनपद का पीरियड जब उभर कर आएगा तो कहीं ना कहीं जो अलग अलग जनपद हैं वहाँ पर निकल कर आएंगे। वो किस लिए निकल कर आएंगे? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ जो बर्थ है ना वो इंक्रीज़ होने वाली थी, और जिससे कि जब नंबर ऑफ़ बर्थ इंक्रीज़ होंगी तो जब पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज़ होगी। जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो कहीं ना कहीं जो रूरल बेस्ड इकोनॉमी है वो अर्बनाइजेशन की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर हम विटनेस करेंगे सेकेंड अर्बनाइजेशन हम विटनेस करेंगे ड्यूरिंग महाजनपद आज, ठीक है। तो चलते हैं आगे। देखिए मैरिज को कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेसिव आउटलुक दिया गया है जो कि सोसाइटी में प्रिवेलेंट था, ठीक है। यहाँ पर कोई रिजिड यानी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं थे, ना तो प्राइवेट लाइफ में और ना ही पब्लिक लाइफ में पीपल्स की, ठीक है। तो अब देखिए आगे बात करते हैं हम डाउरी की। डाउरी एक तरीके से कंपलसरी था, जहाँ पर ये जो डाउरी थी ना वो जो अपर क्लास फैमिलीज थी ना उनके द्वारा प्रैक्टिस करा जाता था। वहीं पर जो लोअर कास्ट फैमिलीज थी यानी लोअर क्लास फैमिलीज थी उनके द्वारा ब्राइड प्रैक्टिस हुआ करती थी, ब्राइड प्राइस की जो प्रैक्टिस थी वो हुआ करती थी। यानी अगर एक तरफ मेल है और एक तरफ फीमेल है और मेल फीमेल से शादी कर रहा है तो मेल जो है ना फीमेल के जो घर वाले थे उनको पैसे दिया करता था, कुछ भी दिया करता था एज अ मनी, क्योंकि वो कहता था कि जो मेल है ना वो कहता था कि जो फीमेल है ना उसको रेज करा गया है उसके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, कहीं ना कहीं उनका भी हक बनता है फीमेल पर। तो उसके रिगार्डिंग जो प्राइस है ना वो जो मेल है यानी शादी करने वाला दूल्हा उसके द्वारा पे करे जाते थे फीमेल की फैमिली को। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ब्राइड प्राइस है क्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्त्री धना यानी डाउरी को स्त्री धना बोला जाता था, और ये इन द फॉर्म ऑफ कैटल दिया जाता था, ना कि कुछ और चीज़ के लिए। अब स्त्री धना यानी डाउरी की प्रैक्टिस आज भी चलती है, आज भी हमारी कंट्री में प्रिवेलेंट है ये डाउरी की प्रैक्टिस। मगर आपने सोचा है कि कभी कि डाउरी ही क्यों दिया जाता है? कहीं ना कहीं जो बेटी है ना उसकी सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है, ताकि वो मतलब इंडिपेंडेंट रह सके। अगर वो दूसरे के घर भी जा रही है तो वो अपनी वो जो राइट्स है ना उनको क्लेम कर सके, अपना दबदबा बना सके, कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। तो इसीलिए डाउरी दिया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर स्लेव्स है ना वो भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करा करते थे, यानी स्लेवरी भी हुआ करती थी और स्लेव्स भी हुआ करते थे। मगर एक चीज़ जो हमने पहले भी डिस्कस करी है कि जो ब्राह्मण्स थे ना, अगर कोई भी बच्चा ब्राह्मण फैमिली में जन्म ले लेता है वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली एग्जाम्प्ट हो जाता था स्लेवरी से। और वहीं पर अगर कोई ब्राह्मण जन्म ले लेता ब्राह्मण की फैमिली में, अगर कोई बच्चा ब्राह्मण की फैमिली में जन्म ले लेता था वो कहीं ना फिर टैक्स से भी एग्जाम्प्ट हो जाता था, उसको टैक्स भी नहीं देना पड़ता था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जो स्लेव्स थे वो काफ़ी प्रकार के हुआ करते थे, चाहे वो परचेज भी हो सकते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी हो सकते हैं। देखिए प्रिजनर्स ऑफ वॉर यहाँ पर एक अंडरस्टैंडेबल टर्म्स है कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर अगर दो राजाओं के बीच में यानी दो राजाओं के बीच में लड़ाई हो रही है, लड़ाई होने के बाद ये वाला राजा हार जाता है और ये वाला राजा जीत जाता है, तो इसके बाद क्या होगा कि जो ये वाला राजा है ना वो कहीं ना कहीं इस वाले राजा के जितने भी सैनिक्स हैं और जो उनको फिर जो ना वॉर के मतलब दौरान जितने भी सैनिक हैं उनको प्रिजन में रख देगा। तो यहाँ पर जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हुआ करते थे ना, अब वो एक तीसरा राजा आ सकता है और वो ये कह सकता है कि भाई मुझे तेरे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं वो खरीदने हैं, तो उसके बाद मैं स्लेव्स रख लूँगा उन्हें। तो उनको भी एज अ स्लेव्स रखा जाता था। अब ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर खाली राजा के द्वारा ही नहीं खरीदे जाते थे, कोई भी इन पर बोली लगा सकता था। ये भी चीज़ें देख सकते हैं हम। सिंपल सी बात, स्लेव्स रखेगा कौन? कोई बड़े जो हस्ती होगा वही रखेगा, यानी राजा वगैरह और मुनीम वगैरह मंत्री वगैरह तो वही तो रख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी स्लेव्स हुआ करते थे। और प्रिजनर्स सोल्ड यानी उनको बेचा भी जाता था, ट्रांसफ़र भी करा जाता था और गिफ्ट भी दिए जाते थे। ये सारी चीज़ मैं अपनी जो अर्ली वैदिक वीडियो है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए आप जो ना चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन इफ़ यू रियली लाइक एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कि ये जो ना मेरी वीडियो ताकि सब तक पहुंच जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट ये मुहिम चल रही है, तो आप ज़रूर इसमें भागीदार बनिए, पार्ट बनिए इस फैमिली का, जिसमें मैं ये सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो इस वीडियो में अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।